हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 8 कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाए। और एक चीज़, यदि आप लोग इस वीडियो का PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF नोट को डाउनलोड करने के लिए और रेगुलर वे में क्विज टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बिन अटैच्ड टू। भारतीय नेपोलियन शीर्षक किससे जुड़ा है? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका समुद्रगुप्त, अर्थात भारतीय नेपोलियन का जो शीर्षक है वो समुद्रगुप्त के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारे टाइटल को अडॉप्ट किया था, आप लोग को वो टाइटल भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका है समुद्रगुप्त द्वारा अडॉप्ट किया गया टाइटल कवि राजा, अश्वमेध और परम भागवत, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल है जो समुद्रगुप्त ने अडॉप्ट किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कवि राजा। कवि राजा का जो टाइटल था ये किसने अडॉप्ट किया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और समुद्रगुप्त के साथ साथ जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने भी एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसको हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। आप लोग को ये टाइटल याद रखना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का जो टाइटल था वो किसने अडॉप्ट किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। बात आई समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है? द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, इज लोकेटेड इन। द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ जिसको हम लोग जानते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से, ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए द ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ का मतलब क्या होता है? कोरल रीफ का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर में पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सिमी एंड सीमा इज 5:4। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:7। व्हाट इज सिमीज प्रेजेंट एज? सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, हम लोग को सिमी का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। हमारे पास में 2 लड़कियां, एक तो है सिमी, दूसरा कौन है? सीमा। सिमी और सीमा के प्रेजेंट एज का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 5:4। क्या दिया हुआ है? 5:4। ये है प्रेजेंट एज का रेशियो दोनों का। ठीक है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है सिमी और सीमा का। और ये जो रेशियो है ये रेशियो चेंज होके 8:7 बन रहा है कितने साल बाद में? आफ्टर 9 years, यानी कि 9 साल बाद में ये जो रेशियो ये चेंज हो गया, कितना हो रहा है? 8:7। तो हम लोग को बताना है सेमी का जो प्रेजेंट एज है वो प्रेजेंट एज क्या है। बस हम लोग क्या करेंगे? रेशियो में ही डिफरेंस चेक करेंगे। बताइए जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है? 5:4। और ये रेशियो चेंज होकर क्या बन रहा है 9 साल बाद में? 8:7। तो बताना हम लोग को, देखिए जो रेशियो है, रेशियो यूनिट में कितना बड़ा है बताइए? यूनिट में ये 3 बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कितना बड़ा है? यहाँ पर भी 3 यूनिट बड़ा है, क्योंकि 4 था पहले, अभी ये बन के सीमा का जो मान लेते हैं कि ये 4 यूनिट था सीमा का एज पहले। ठीक है, अभी बढ़ के कितना हो रहा है? 7 यूनिट। तो कितना यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट। तो देखिए दोनों का सेम यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 3 यूनिट बढ़ रहा है दोनों का ही, या नहीं बताइए? तो 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? 9 years। ठीक है ना, ये मैंने आप लोग को ना एज में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 1 3, 3 3 9, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 3 years। क्लियर है? हम लोग से पूछा है सीमी का एज, तो सीमी का एज कितना यूनिट है? देखिए 5 यूनिट है। ठीक है ना, और 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू कितना है? 3 years। तो बताइए 5 यूनिट बराबर कितना साल होगा? ये 15 years। तो सीमा का जो एज है वो कितना है बताइए? सीमा का एज प्रेजेंट में 15 years है। ठीक है, सी इज 15 years ओल्ड। बताइए समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस आप लोग को ना लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए, तो आप लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए
क्या होता है कि जो ए है ना, ए का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जी का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है 7 होता है, और आई का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है 9 होता है। क्लियर। डी का न्यूमेरिकल कोड 4, के का न्यूमेरिकल कोड 11 और एन का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है 14 होता है। बस अब आप लोग को ना डिफरेंस चेक करना है। बताइए ये 1 और ये जो 4 है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ का फर्स्ट लेटर और यहाँ का फर्स्ट लेटर का जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है। क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है 7 और 11 का, वो डिफरेंस कितने का है 4 का। और ये जो 9 और 14 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर जो डिफरेंस था वो कितने का था 3 का, और नेक्स्ट 4 का, और ये 5 का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग STD में चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है वो कितने का होगा। बस यहाँ पर हम लोग को चाहिए लेटर का न्यूमेरिकल कोड। क्लियर है ना। अब देखिए एस का जो न्यूमेरिकल कोड होता है ये होता है 19, टी का 20 और डी का क्या होता है 4। क्लियर है ना। अब देखिए फर्स्ट वाले का जो डिफरेंस है ना, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर जो लेटर आएगा, 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 हम लोग को बस डिफरेंस चेक करना है। बताइए यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर और यहाँ का जो फर्स्ट लेटर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का डिफरेंस है। ठीक है। तो 19 में जो 3 ऐड करने पर कितना बनेगा 22। क्या बनेगा 22, और 22 का जो लेटर कोड होगा वो क्या होगा V होगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करेंगे बताइए, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर क्या होगा 4। क्लियर। 3, 4 और 5 नेक्स्ट। ठीक है ना। 20 में 4 ऐड करने पर क्या होगा 24, और 24 मीन्स कौन सा लेटर X। बात क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से 4 में हम लोग क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो 4 + 5 क्या होगा बताइए 9। 9 का जो न्यूमेरिकल कोड होता है वो क्या होता है I होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो VXI बनेगा। बात क्लियर है ना। VXI जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, बांग्लादेश डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी कि शेयर नहीं करता। ठीक है। ऑप्शन से आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका झारखंड। क्या होगा झारखंड। ठीक है ना। बांग्लादेश जो है वो किसके साथ में अपना जो बाउंड्री वो शेयर नहीं करता, आपका झारखंड के साथ में। बात क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सा स्टेट से इंडिया का जो बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो सारे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। बात क्लियर है ना। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वॉज। अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। ऑप्शन से राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराजा फर्स्ट और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजाधिराजा फर्स्ट, जो कि भारत का सबसे पहला शासक था, जिन्होंने क्या किया था, अरब सागर में भारतीय नौसेना का सुप्रीमेसी या वर्चस्व स्थापित किया था। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, इफ 16:240 6:1 व्हाट। ठीक है। यानी कि जो 16 है इसका रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है किसके साथ में, 240 के साथ में। तो हम लोग को सेम रिलेशन दिखाना है 6 का, तो 6 का रिलेशन किसके साथ में होगा। क्लियर है। वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना है। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 16 का स्क्वायर करके चेक करेंगे। तो 16 का जो स्क्वायर होता है ना, ये होता है आपका 256। ठीक है। यदि मैं 256 में से 16 को ही माइनस कर दूं तो ये बन जाता है क्या 240। बात क्लियर है ना। यानी कि हो सकता है कि ये जो 240 है ये कैसे आया हो, 16 को स्क्वायर करने के बाद में 16 को ही मैंने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है। तो कितना आया हम लोग के पास में 240 आया। क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 36, और 36 में से 6 ही माइनस कर देंगे तो ये क्या बनेगा 30। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में 30 है, अगर 30 है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 30 ही होगा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। भारत के संविधान में पहली बार
बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शंस 1591, 1951, 1961 और 1960, यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशंस का वो किस साल को किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1951, मीन्स फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज डन इन द ईयर 1951, ठीक है ना। कब किया गया था? 1951 को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 16th innings. In the 17th innings, he makes a score of 85 runs, thereby increasing the average by 3 runs. What is his average before 17th innings? एक बल्लेबाज के पास 16वीं पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वो 85 रन का स्कोर बनाता है, जिससे उसका एवरेज 3 रन पर इनिंग बढ़ जाता है। 17वीं पारी से पहले का औसत हमें बताना है, ठीक है ना, यानी कि एवरेज बताना हम लोग को बिफोर 17th इनिंग। मान लेते हैं कि 17th इनिंग से पहले उनका जो एवरेज था पर इनिंग वो कितना रन था? x रन पर इनिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्कोर की बात करें तो उन्होंने 16th इनिंग तक कुल कितना स्कोर बनाया? तो टोटल स्कोर की बात की जाए बिफोर 17th इनिंग यानी कि 16th इनिंग तक, तो हर एक इनिंग में वो बनाता हुआ x रन, तो 16th इनिंग में वो कितना बनाएगा? 16 × x इज इक्वल टू 16x। ये उनका रन है, टोटल रन है जो उन्होंने 16th इनिंग तक में क्या किया है? स्कोर किया है। क्लियर है ना। अब देखिए 17th इनिंग में वो कितना रन बनाता है? 85 रन बनाता है। तो टोटल स्कोर टिल 17th इनिंग की बात की जाए तो देखिए टोटल स्कोर उन्होंने टोटल रन कितना स्कोर किया? टोटल रन स्कोर टिल 17th इनिंग, टिल 17th इनिंग, तो 17th इनिंग तक कुल कितना रन स्कोर हुआ? तो आप लोग बताएंगे। देखिए ये तो 16वीं पारी तक तो उसका कुल रन था 16x। 17th इनिंग में उन्होंने 85 और रन स्कोर कर दिया, तो उसका जो टोटल स्कोर बन गया 17th इनिंग तक वो कितना बन गया? 16x + 85 रन, ये उसका ओवरऑल स्कोर है, ठीक है ना। कब तक का? ये 17th इनिंग तक का। अब हम लोग को बताना है कि जब उन्होंने 17th इनिंग में 85 रन स्कोर कर दिया तो उनका जो एवरेज था वो एवरेज बढ़ गया। अब एवरेज कितना बढ़ गया? 3 रन पर इनिंग बढ़ गया। तो न्यू एवरेज जो बनेगा ना, न्यू एवरेज, यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। पहले उनका एवरेज था x, अभी बढ़ के कितना हो गया? 3 रन बढ़ गया पर इनिंग, तो कितना बना? x + 3 रन पर इनिंग्स। क्लियर है ना। तो अब हम लोग को बताना है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए एवरेज का मतलब होता है, ये आप लोग को पता है कि एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है ना। एवरेज कितना है? एवरेज है x + 3। अभी जो एवरेज है वो कितना है? x + 3 इक्वल टू सम कितना है? कितना रन है अभी? 16x + 85, और ये कितने इनिंग तक का है? ये 17th इनिंग तक का है। देखिए सम बाय नंबर, ठीक है ना। नंबर मीन्स नंबर ऑफ इनिंग्स कितना है? 17 है। अब बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में करने की कोशिश की, नहीं तो इसको मेंटली भी किया जा सकता है, ठीक है। 17 × x 17x, और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जल्दी जल्दी मैं भी लाइव आ सकूँ, ठीक है ना। तो 17 × 3 क्या हो जाएगी? 51 इज इक्वल टू ये 16x, और ये हो जाएगा आपका 85। बताइए जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? x का होगा, और इधर में इसको लाइए तो ये कितना हो जाएगा? 34। क्लियर है ना। तो x का मतलब क्या होगा? 34। तो बिफोर 17th इनिंग तक उनका जो एवरेज था वो कितना था? x, अर्थात 34 रन पर इनिंग था उसका एवरेज। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहले देखिए क्या है, अब जब भी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आप लोग को बताया सबसे पहले आप लोग को गैप चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? गैप। 2 नंबरों के बीच में जो गैप है पहले उसको चेक कीजिए, फिर आप लोग आंसर में डायरेक्टली पहुंच सकते। अब यहाँ पर हम लोग के पास में 240, बात क्लियर है। गैप कितने का है? यहाँ पर 8 का। यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर 16 का। यहाँ पर कितने का है? देखिए 24 का, ठीक है। 8 8 16 16 8 24 24 8 कितना होगा यहाँ पर गैप? 32 का होगा ना। 24 और 8 कितना होगा? 32 का। देखिए 8 8 का गैप है ना, ये लेयर सीरीज का क्वेश्चन है। 8 8 8 और यहाँ पर भी कितना होगा? 8 का गैप। तो कितना आ जाएगा बताइए? 32। अब हम लोग क्या करेंगे, 168 में 32 का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 200 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर इधर में देखिए
200, अब इधर में 32 + 8 करने पर 40, तो 200 + 40 क्या होगा, 240 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 200 होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, द दीपू पास विच इज द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन। दीपू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन से, वो किस सीमा रेखा पर स्थित है। ऑप्शंस पाक स्ट्रेट, रेड क्लिफ लाइन, दुरांद लाइन और मैकमोहन लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैकमोहन लाइन। ठीक है, यानी कि जो दीपू पास है वो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है किसके बीच में, इंडिया, म्यांमार और चाइना के बीच में, और ये किस बॉर्डर लाइन पर स्थित है, मैकमोहन लाइन पर स्थित है। आप लोग को ये जो दीपू पास है, जिसको हम लोग जानते हैं डिफर पास के नाम से भी, ये भारत के किस स्टेट में है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो अरुणाचल प्रदेश का है वो आप लोग को याद रखना। एक तो है यंगयप्पा पास, ठीक है ना, यंगयप पास या बोमडिला पास, लेखापानी पास, दीपू पास। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट पासेस है कहाँ के, आपका अरुणाचल प्रदेश के। आप लोग को ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, ए कैन डू अ वॉक इन 18 days, ही वॉकड इट फॉर 12 days and B finish the remaining work in 8 days. B alone complete it in. A अकेले किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिनों के लिए कार्य किया, और B ने शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर दिया। B अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि A किसी काम को 18 दिनों में ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसने 12 दिनों तक काम किया, तो बताइए 12 दिन में वो कितना काम करेगा, 12 दिन में वो कितना पार्ट काम करेगा। देखिए काम था 18 दिन का, और ये मैंने आप लोगों को बताया टाइम इन वॉक में कैसे किया जाता है। ठीक है, कितना पार्ट काम किया होगा, कितना पार्ट काम कंप्लीट किया होगा ए ने। तो देखिए काम उसने 12 दिनों तक किया, काम कितने दिन का था, 18 दिन तक का था। ठीक है, तो कितना पार्ट काम कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया आपका 2/3 वर्क कंप्लीटेड। क्लियर है, यानी कि 3 में से 2 काम कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ रिमेनिंग वर्क की बात की जाए तो रिमेनिंग वर्क कितना है बताइए, 3 में से 2 काम कंप्लीट हो गया, तो अब बचा हुआ काम कितना है, 1 काम, वो यानी कि 1/3 काम बचा हुआ है। अब ये 1/3 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और ये 1/3 काम करने के लिए बी को कितना समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। तो बी को पूरा काम खत्म करने के लिए कितना दिन का समय लगेगा, ये हम लोग से पूछा हुआ है। तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, बी का टाइम निकालना है ना, तो बी का टाइम निकालने के लिए हम लोग 3 × 8 कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इधर में, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ये कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है टाइम इन वॉक में। बात समझ में आई। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 24 days। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल marked at ₹540 is sold at ₹496.80 in an off-season offer. Then the rate of discount is। एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 540 रुपीज़, जिसको किसी ऑफ सीजन्स में 496.80 पर बेचा जाता है कुछ डिस्काउंट देके। तो हम लोग से पूछा गया है रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास में होना चाहिए डिस्काउंट की कितना डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, एमपी के ऊपर दिया जाता है। तो डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100 करने पर क्या आता है, डिस्काउंट परसेंटेज आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे डिस्काउंट। तो बताइए मार्क प्राइस कितना था, 540, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। और इसको बेचा कितने में गया है, 496.8 में बेचा गया है। ठीक है ना, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 0.2, ये 3, ये 4, 43.2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। अब बताइए डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट 43.2 का डिस्काउंट है। ठीक है, और ये डिस्काउंट कितने पर है, मार्क प्राइस पर, यानी कि 540 रुपीज़ पर ये डिस्काउंट मिला है। क्लियर। तो हम लोग से पूछा गया है डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये पॉइंट को यहाँ से हटा दिया तो डेसिमल यहाँ पर आ गया। देखिए ये और ये कैंसिल, अब इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये कितना बार जाएगा, 8 बार, साफ सब दिख रहा है ना, 8 बार। 8 4 जो 32, कैरी 3, 8 5 जो 40 एंड 3 43, तो ये कितना हो जाएगा, 8% हो गया। क्लियर है ना। चलिए
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 8%। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, हु हैड एन एक्सप्लोसिव आइडिया एंड फर्स्ट पैटेंटेड डायनामाइट, यानी कि डायनामाइट का जो आइडिया था वो आइडिया किसने दिया था और इसका जो पैटेंट है वो किसके पास में है। ऑप्शंस J.R. ग्लूबर, अल्फ्रेड नोबेल, जी फॉक्स और W. बिगफोर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, डायनामाइट का आइडिया दिया था। ठीक है, और इनका जो पैटेंट है, डायनामाइट का जो अधिकार है वो भी किसके पास में, अल्फ्रेड नोबेल के पास में था। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, अ ट्रेन 108 मीटर लॉन्ग मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर crosses a train 112 meter long coming from the opposite directions in 6 seconds. The speed of the second train is। एक 108 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक 112 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हम लोग को बताना है इस वाले जो 112 मीटर लंबी ट्रेन है इसका स्पीड क्या है। ठीक है ना। अब ये जो डायरेक्शन से दोनों ट्रेन का वो है अपोजिट डायरेक्शन से, एक ट्रेन इधर से आ रही तो एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये 112 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कितना मान लिया मैंने, x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा है हम लोग के पास में 108 मीटर लंबी ट्रेन और इनका स्पीड तो हम लोग को दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शंस में चलती है तो इनके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के टोटल लेंथ के बराबर ये डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है ना। अब देखिए जब ये दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस होगा 108 प्लस 112। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 112, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 220। ये ओवरऑल डिस्टेंस जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। बात क्लियर है ना। अब क्रॉस करने के लिए जो समय लगा है वो कितना लगा है, 6 सेकेंड्स का समय लगा है। बात क्लियर। अब स्पीड कितना है, अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा बताइए, एक का स्पीड है 50 और दूसरे का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग के पास में सब कुछ है, स्पीड भी है, टाइम भी है और डिस्टेंस भी है। बस हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, डिस्टेंस कितना है 220। ठीक है। स्पीड कितना है, स्पीड है 50 प्लस x इंटू 5/18 और टाइम कितना है बताइए, टाइम तो आप लोग को पता ही है 6 सेकंड लगा है। ठीक है। तो देखिए 6 से कितनी बार, 3 बार, 6 3 18 और 5 से कितनी बार 44 टाइम्स। बात क्लियर है। यदि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 44 कितना हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अब इधर में क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपके पास में 50 प्लस x, यहाँ पर है आपका 50 प्लस x। क्लियर, जो ब्रैकेट में था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 50 को इधर लाएंगे तो 132 में 50 को माइनस कर देंगे तो बताइए x बराबर कितना आएगा। अब यहाँ पर मैं पूरा आप लोग को डिटेल में करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये हो जाएगा आपका 82, x इज इक्वल टू 82 किलोमीटर पर आवर। x का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, 82 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पॉज करना है वीडियो को और खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अर्थात समान काम के लिए समान वेतन, हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। देखिए भारतीय संविधान में इसको किस रूप में सुनिश्चित किया गया है ये हम लोग को बताना है। ऑप्शंस, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक्स राइट्स। तो इसको किस रूप में सुनिश्चित किया गया है, इसको सुनिश्चित किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में। बात आई समझ में, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के रूप में इसको सुनिश्चित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट्स कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये भी आप लोग को याद रखना है आर्टिकल 39D। ठीक है ना, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। क्लियर है।
कौन सा अनुच्छेद में? ये आर्टिकल 39 में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है? ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी। देखिए ए जो है वो ए इज शॉर्टर देन बी, ये बी से क्या है? शॉर्ट है। ए बी से शॉर्ट, क्लियर। लेकिन बट टॉलर देन क्या है? सी है। तो ये बन गया ये इक्वेशंस, देखिए इस प्रकार से बन गया, ठीक है ना। बस डी इज शॉर्टर देन ए, डी क्या है? ए से शॉर्टर है। देखिए तो ए बड़ा है ना, तो ए बड़ा है, क्लियर। डी इज शॉर्टर देन ए, छोटा है, बट टॉलर देन सी, ये सी से क्या है? फिर बड़ा है, डी। एंड ई इज शॉर्टर देन बी, जो ई है वो शॉर्टर है किससे? ई शॉर्टर है किससे? बी से। इसका मतलब बी बड़ा है किससे? ए से, क्लियर। ई इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, जो ई है ये टॉल है किससे? ए से। बात क्लियर है? तो देखिए अब हम लोग के पास में ये हो गया। अब हम लोग को पूछा क्या है कि द शॉर्टेस्ट पर्सन इज, सबसे छोटा क्या है? अब हम लोग इसको यहाँ पर सेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ए के बाद में डी, डी के बाद में सी, ये यहाँ तक तो क्लियर है ना। ई बड़ा है किससे? ए से, और बी बड़ा है ई से, बी बड़ा है ई से। तो ये देखिए तो यहाँ पर है बी, बी बड़ा है ई से, चलिए ई से बड़ा है बी, ठीक है। और ई बड़ा है किससे? ए से बड़ा है, तो ई बड़ा है ए से। बात क्लियर है ना? इसका मतलब बी ए से भी बड़ा है, या नहीं बताइए? बी ए से भी बड़ा है, क्लियर है ना। और ए बड़ा है किससे? डी से, और डी बड़ा है किससे? सी से। तो हमारे पास में पांचों के पांचों आदमी यहाँ पर सेट हो गया। देखिए ए बी सी डी ए। अब हम लोग से पूछा क्या है कि द शॉर्टेस्ट पर्सन इज, सबसे छोटा पर्सन कौन सा है? तो ये सबसे छोटा कौन सा है? सी है, क्योंकि सबसे बड़ा पूछता तो ऑप्शंस क्या हो जाता, आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता है इस केस में। बात क्लियर है ना? लेकिन खुद से करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है? y इज इन द ईस्ट ऑफ x, जो y है वो ईस्ट में है, किसके ईस्ट में? x के ईस्ट में। चलिए मान लेते हैं x यहाँ पर है, तो इसके ईस्ट में कौन है? x है, सॉरी y है, ठीक है। y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। अब देखिए जो विच है ना यहाँ पर किसके लिए? ये x के लिए। तो विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, जो x है वो नॉर्थ में है, किसके नॉर्थ में? जेड के नॉर्थ में। तो देखिए जेड का नॉर्थ, तो जेड यहाँ पर होगा। बात क्लियर है ना? जेड यहाँ पर है, तो जेड का नॉर्थ में कौन है? x है। अब इफ़ p इज इन द साउथ ऑफ जेड, अब जो p है वो जेड के साउथ में है, p जेड के साउथ, तो जेड का साउथ इधर में होगा, तो जेड के साउथ में कौन है? p है। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग से पूछा है देन इन विच डायरेक्शंस ऑफ y इज p, y के किस डायरेक्शंस में p है? बताइए। अब ये देखिए y यहाँ पर है और y के किस डायरेक्शंस में p है? साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ से मैं यदि डायरेक्शन चार्ट देखूँ तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शंस होगा? बताइए। y के इस डायरेक्शंस में, यानी कि ये वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शंस रहता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर? वो होगा साउथ वेस्ट, क्लियर। तो y जो p है ना वो y के किस डायरेक्शंस में? साउथ वेस्ट पर है। बात क्लियर है? ओके, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर करने की कोशिश करना है। कोशिश क्या है? द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, संविधान संशोधन की विधि प्रदान की गई है कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शंस आर्टिकल 268, आर्टिकल 368, आर्टिकल 348, आर्टिकल 248। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 368, आर्टिकल नंबर 368। इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 368 में। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? 256 टू द पावर माइनस ब्रैकेट 4 टू द पावर -3/2, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है?
नेगेटिव है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग इस ऊपर वाले जो पावर है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग के पास में बताइए, हम लोग के पास में 4 टू द पावर -3/2, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो 4 है ना, 4 को हम लोग ले सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये 3/2 होगा, -3/2, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब देखिए हम लोग के पास में 2 टू दी पावर -3, अब पावर नेगेटिव नहीं होता है और पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने पर जो बेस है ना ये रेसिप्रोकल हो जाता है इस प्रकार से। देखिए ये जो बेस है वो 1/2 हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस प्रकार से। बात क्लियर है ना। अब ये 1/2 का जो क्यूब होता है ये होता है आपका 1/8। बात क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 256। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये माइनस, अब अंदर में एक क्या है मेरे पास में बताइए, इसको सॉल्व करने पर मिला हम लोग को 1/8। बात क्लियर है ना। यहाँ पर हम लोग को क्या मिला बताइए, 1/8 मिला। और याद रखना जब भी पावर को पॉजिटिव बनाना हो हमेशा बेस को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर। अब बताइए ये जो 256 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8। ये किसके बराबर होता है, 2 टू दी पावर 8 के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले पावर के साथ में, ये -1/8 है। अब इसको ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास में बचेगा 2 टू दी पावर -1। क्या बचेगा, 2 टू दी पावर -1। और जब भी पावर नेगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, बेस को ही उल्टा कर देते हैं इस प्रकार से। क्लियर। 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो, Kalol is sitting between Piyush and Paresh while Gogol is sitting between Roni and Piyush, who is sitting at the extreme right of Gogol। ठीक है, एक पंक्ति में 5 लड़के बैठे हैं, कलोल पीयूष और परेश के बीच में बैठा है, जबकि गोगोल जो है रानी और पीयूष के बीच में बैठा है। गोगोल के अंतिम दाएं में कौन बैठा है ये हम लोग से पूछा गया है। देखिए 5 बॉयज है, कोलोल इज सिटिंग बिटवीन पीयूष एंड परेश, ये कोलोल है, मान लेते हैं यहाँ पर कौन है, कोलोल है। ठीक है ना। कोलोल ये कहाँ पर है, पीयूष और परेश के बीच में, तो पीयूष को यहाँ पर रख लेते हैं PIYUSS, पीयूष और परेश को यहाँ पर रख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, ये लीजिए। वाइल गोगोल इज सिटिंग बिटवीन रोनी एंड पीयूष, जो गोगोल है वो पीयूष और रोनी के बीच में है। पीयूष तो यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा कौन, गोगोल। ठीक है ना, यहाँ पर गोगोल को मैंने रख लिया थोड़ी देर के लिए, गोगोल को मैंने यहाँ पर बिठाया। और ये किस किस के बीच में, रोनी और पीयूष के बीच में गोगोल। ठीक है ना। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ गोगोल, यानी कि गोगोल के अंतिम दाएं में कौन बैठा है बताइए। अब गोगोल का राइट ही है ना, और इसके अंतिम राइट यानी कि एक्सट्रीम जो राइट है वो कौन है, राइट में कौन है, परेश है। कौन है, परेश। परेश कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस आप लोग को ना लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए। बताइए जो के है ना, के बराबर क्या होगा 11। ठीक है, आई बराबर क्या होगा 9, टी बराबर 20 और ई बराबर क्या होता है 5। चलिए अब इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं कहीं 45 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 11 और 9 20, 20 20 40 प्लस 5 क्या होगा 45। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के ना ऐड कर देना है। बताइए W बराबर क्या होगा 23। क्लियर। I बराबर 9, L बराबर 12, ये आप लोग को ना लिप्स में होना चाहिए, तभी जाके आप लोग एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बताइए ये 32, 44 और कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस क्या है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स A and B in 12 hours and 16 hours respectively. The full systems can be emptied by a third pipe C in 8 hours if all the taps are turned on at the same time. In how much time will the empty cisterns be filled up completely? एक टंकी 2 नल A और B द्वारा क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरा जा सकता है। एक तीसरा नल C 8 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में पूरी तरह भरी जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन से हम लोग के पास में
3 पाइप से, एक तो है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए किसी टैंकी को 12 घंटे में भर देता है और बी उसी टैंकी को भरने के लिए 16 घंटे का समय देता है, सेम टू सेम टाइम इन वॉक है। और सी इस भरे हुए टैंकी को खाली कर देता है कितने घंटे में? 8 घंटे में। ये खाली करने का काम कर रहा है, ये माइनस करने का काम कर रहा है, ठीक है, ड्रेन कर रहा है ये। अब यदि मैं यहाँ से टोटल कैपेसिटी की बात करूँ टैंकी की, तो मैं लूँगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा? 48, ठीक है ना। ये मान लेते हैं 48 लीटर से टैंकी का कैपेसिटी, 48 लीटर्स मान लिया, ये टोटल कैपेसिटी है, ठीक है ना, टोटल वॉक। अब ए 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 1 आवर। यदि मैं ए का 1 घंटे का काम निकालो, 1 आवर वॉक निकालो, तो आप लोग क्या बोलेंगे बताइए? 12 से भाग करेंगे तो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता है। बी 3 लीटर पानी भरता है और सी खाली करता है, देखिए यहाँ पर 8 से 6 बार, यानी कि 6 लीटर पानी खाली कर रहा है कौन? सी। अब ए भरता है 1 घंटे में 4 लीटर पानी, बी भरता है 3 लीटर पानी, तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर दिया। लेकिन सी अकेला क्या कर रहा है? यहाँ पर पानी निकाल रहा है, यानी कि ड्रेन कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, टैंकी को खाली कर रहा है। तो ये कितना खाली कर रहा है? 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो टैंकी में 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है? तो यहाँ पर नेट फील्ड की बात की जाए तो नेट फील्ड पानी कितना हो रहा है बताइए? नेट फील्ड, तो यहाँ पर 1 लीटर पानी 1 घंटे में, ठीक है ना, फील हो रहा है। बात आई समझ में? तो हम लोग से पूछा गया है कि टैंकी को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा। हम लोग से पूछा गया है क्या? टाइम, यानी कि टैंकी को भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए टोटल काम डिवाइडेड बाय 1 डे काम, 1 डे वॉक, 1 आवर वॉक, ठीक है ना। तो ये हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर 1 आवर हम लोग क्या करेंगे? वॉक से भाग कर देंगे। क्लियर? 1 आवर वॉक। आप बताइए टोटल काम कितना है? टोटल काम है 48 लीटर पानी भरना है। और 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है? 1 लीटर। तो बताइए 48 भरने के लिए कितना घंटा लगेगा? 48 आवर्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 48। और ये क्वेश्चन करने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, आप लोग मेंटली भी कर सकते हैं। बताइए समझ में? चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आइटम कीपिंग 20% प्रॉफिट। If he offers a discount of 12.5% on the mark price, his gain percent will be। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो 20% लाभ रखते हुए किसी वस्तु की कीमत को क्या करता है? अंकित करता है, यानी कि मार्क करता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ प्रतिशत हम लोग को बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखा मैंने, यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी लिख दिया, यहाँ पर मैंने मार्क प्राइस भी लिख दिया, ताकि आप लोग को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक शॉपकीपर है जो किसी आइटम का प्राइस कितना मार्क्स करता है? 20% प्रॉफिट पर मार्क्स करता है, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ या 100%। क्लियर? तो उन्होंने इस प्रकार से मार्क किया कि मार्क करने पर उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो? 20% का। तो बताइए 100 में 20% का प्रॉफिट मतलब कितना होगा? 120 होगा। लेकिन क्या करता है वो? यहाँ पर डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट कितने का देता है? 12.5% इसका डिस्काउंट देता है। 12.5% इसका डिस्काउंट देता है। और इसका जो फ्रैक्शंस वैल्यू होता है ना 12.5 का, ये आप लोग को याद होना चाहिए, 1/8 होता है, ठीक है ना। अब बताइए 120 रुपये पे ना 12.5% अर्थात 1/8 का छूट देता है, 1/8 का डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट कितना दिया बताइए? भाग कर देंगे तो ये 15 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने में डिस्काउंट दिया बताइए? 120 में उन्होंने डिस्काउंट दिया, कितने का? 15 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 120 में 15 रुपये का डिस्काउंट मतलब उसने आर्टिकल को कितने में बेचा होगा? 105 रुपये में बेचा होगा, ठीक है ना। जिस आर्टिकल को उसने खरीदा था 100 रुपये में और जिसको मार्क किया था उसने 20% हायर करके, तो उसको उसने फाइनली कितने रुपए में बेचा? 105 रुपये में बेचा। तो बताइए उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपये में खरीदा था, उसको बेच दिया कितने में? 105 रुपये में। तो उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में पहली बार रेलवे लाइन की स्थापना किस वर्ष को शुरू की गई थी? ऑप्शंस 1840, 1953, 1853 और 1835। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका 1853 अर्थात 1853 को भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं तक था आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।